नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ते हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने हमारे संवाददाता राधिका राज से खास बातचीत की। इस दौरान चक्रपाणी महाराज ने हिंदू राष्ट्र, लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे गंभीर मुद्दों पर विशेष बातचीत की। आप भी देखिए उन्होंने और क्या कुछ कहा है। बातचीत करने के लिए मौजूद है हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज जी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज़ में। जी, आपको भी और आर्या न्यूज़ के तमाम जो प्रबंधन है इनको और आपको भी और दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना। महाराज जी, जो देश में ना लगातार बढ़ते धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में जो हिंदू हैं वो आज असुरक्षित है और आगे जो देश है वो भी भविष्य में ऐसे ही असुरक्षित रहने वाला है, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, एक तो आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि इतने गंभीर मुद्दा को आपने उठाया है। ये निश्चित रूप से कई बार सर्वोच्च न्यायालय भी इस पर और हाई कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी कर चुका है कि धर्मांतरण के खिलाफ ठोस कानून बनाया जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि देश में धर्मांतरण के खिलाफ अभी तक कोई ठोस कानून नहीं बन पाया है, जिसके वजह से जिहादी मानसिकता के लोग और प्रलोभन दे करके और मिशनरी लोग जो है हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहे हैं। निश्चित रूप से इस पर बहुत ज़रूरी है कि इस पर कदम सरकार उठाया जाना चाहिए था, लेकिन कहीं न कहीं आप देखिए कि देश को जिस प्रकार से गजवाए हिंद बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसमें सबसे पहला जो तरीका उनका है कि धर्मांतरण कैसे करें। धर्मांतरण, लव जिहाद, इन सभी चीज़ों पे जिहादियों के द्वारा बहुत ठोस कार्य किए जा रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग हो रही है, बहुत ही साजिशन तहत हमारी हिंदू बेटी बहनों को जो है लव जिहाद के शिकार बनाया जा रहा है, उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। धर्मांतरण के बाद उनको हत्या तक, मौत की। अब देखो पिछले दिनों जो दिल्ली में बिटिया साक्षी के किस प्रकार से लव जिहादियों ने हत्या कर दी, और तमाम पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसा हो रहा है। तो इसलिए निश्चित रूप से धर्मांतरण के खिलाफ अब आवश्यक हो गया है कि जल्द से जल्द केंद्रीय स्तर पर कानून बने। अच्छा स्वामी जी, जो मेवात मामला है या मेवात दंगे हैं, उसमें जो महिलाएं हैं उनके कपड़े फाड़ दिए गए हैं, अपहरण कर रहे हैं। वहाँ का जो इलाका है वहाँ पे पानी की सुविधा बंद कर दी है और लोग जो मजबूर हैं कि वो टॉयलेट का पानी पी रहे हैं, तो इसको आप किस तरीके से खौफनाक समझ रहे हैं? देखिए, बहुत ही खौफनाक है। और उसमें जिस प्रकार से मंदिर के पानी बंद कर दिए गए थे, वहाँ महिलाएं, काफ़ी बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे थे, मासूम बच्चे, वो फंसे हुए थे। और उनको जिस प्रकार से उनको कपड़े फाड़ करके और उनको ऐसा प्रयास किया जा रहा था कि जैसे अंधेरा हो, तो उनके साथ रेप की भी एक हमने इंटरव्यू देखा, उसमें प्रयास किया जा रहा था। निश्चित रूप से ये देखो, भारतीय सोच तो नहीं होगी। हमें लगता है कि इसमें ISI का हाथ है, इसमें कहीं ना कहीं आतंकी सोच के, मानसिकता के लोग जुड़े हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की संलिप्तता भी इसमें हो सकती है कि जितना षड्यंत्र इन्होंने रच करके और हिंदुओं की मंदिर में पूजा के जा रहे हैं और उन पर हमला किया, जिस प्रकार से गोलू बालू चले, जिस प्रकार से सैकड़ों वाहनों को आग के हवाले कर दिया, तो ये कहने में मुझे संकोच नहीं है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। इसकी निष्पक्षता से जांच करके दोषी जिहादियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अभी मोहर्रम के मौके में जो मंदिर है उनमें ताले लगा दिए गए। ऐसे कई इलाके हैं दिल्ली के जहाँ के मंदिरों में ताले लगा दिए गए, तो इसे आप कितना खौफनाक समझते हैं हमारे लिए या हमारे भविष्य के लिए? नहीं, ये तो कहीं न कहीं देश को गजवा हिंद बनाने का एक चक्र है। और ये चाहते हैं कि मंदिर बंद हो, क्योंकि वो मूर्ति की पूजा तो करते नहीं। वो तो हर जगह तो पूरे तो यही हाल है ना। सऊदीया में तो पहले मूर्ति की पूजा होती थी, और आप देखो आज भी खुदाई होती है तो वहाँ अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिलती है। तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश की राजधानी दिल्ली में भी ऐसा हो रहा है, अन्य जगह हो रहा है। पूरे देश में हालात है कि मंदिर जहाँ पे उसकी ज़मीन और मंदिर आश्रम की ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है, मंदिरों पे कब्जा किया जा रहा है। तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहीं न कहीं सरकार को इस पे ठोस कदम उठाना पड़ेगा, और सरकार ही नहीं बल्कि समाज और सरकार दोनों को जागरूक होना पड़ेगा, तब जा कर के कुछ होगा। और इसमें ठोस कदम उठा करके और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। स्वामी जी, आप काफ़ी विवादों में रहते हैं और आप पे तरह तरह के आरोप लगते हैं। ऐसे में आप एक रियलिटी शो में जाने वाले जिसका नाम लॉकअप 2 है, तो आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं गया था एक बार उसमें, और गया था उसमें और हमको बुलाया गया था, लेकिन मैंने बोल के गया था कि मैं 1 हफ्ते ही रहूँगा। और वहाँ पे रहा और सबको वहाँ पे ध्यान कराया, सबको तिलक लगाया, सबको खूब हमने पूजन कराया, हमने सबको अपने आध्यात्मिक स्तर पे जितना हो सके किया। और उसके बाद जो है मैं 1 साल में चला, उसके बाद 1 हफ्ते में चला आया।
काफ़ी लोग उससे जुड़े हुए हैं, जैसे उस वहाँ की कुछ अभिनेत्रियाँ थी, अभिनेता भी थे, वो अधिकतर तो बच्चे टाइप के थे। तो फिर उसके बाद मैं चला आया और अब जो है उसमें मेरा ये था कि सनातन धर्म की चीज़ों को आगे लेके जाना, तो इसलिए मैं चला गया था। अच्छा, आखिर में जो मज़हब के लोग हैं वो बार-बार लगातार कहते हैं कि ये जो राष्ट्र है ये हिंदू राष्ट्र हम नहीं बनने देंगे। ऐसे में जो हिंदू हैं उन पे बार-बार मतलब जो हिंदू हैं वो बार-बार सुनना चाहते हैं कि कब ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो आपको क्या लगता है कितना वक़्त लगेगा इस देश को हिंदू राष्ट्र कहलाने में? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो संसद से ही बनेगा। अब पूर्ण बहुमत की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, अब देखिए कब तक बनाते हैं। लेकिन हम तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द बने, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। और हिंदू राष्ट्र जब तक नहीं है तो देश कहीं ना कहीं आतंकवाद या जो आप बता रही समस्याएं, जो खौफनाक जो मंदिरों पे ताला लगा दिया जा रहा है, नूह जैसे जगह पे ये दंगे हो रहे हैं, मेवात में दंगे हो रहे हैं, हिंदुओं को मारे जा रहे हैं। तो ये सबको रोकने के लिए ज़रूरी है कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं अपील करता हूं कि जल्द से जल्द देश को संसद से हिंदू राष्ट्र घोषित करें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इंटरव्यू के लिए। और आपने सुना स्वामी जी का ख़ास तौर पे क्या कहना है कि जो वो भी चाहते हैं कि जो हिंदू राष्ट्र है वो ज़रूर बने, और वो मोदी जी से अपील करते हैं कि जो हमारा राष्ट्र है वो हिंदू राष्ट्र ज़रूर बने। वीडियो जर्नलिस्ट संदेश सक्सेना के साथ मैं राधिका राज, आर्या न्यूज़। वहीं गोरखपुर एक ऐसा शहर है जहां पुरानी परंपरा और सभ्यता, उनकी यादें मौजूद हैं। शहर में कई ऐसी जगह मौजूद हैं जो हमारे पूर्वजों की याद दिलाते हैं। साथ ही कुछ ऐसी जगह या शहर, ऐसी गलियां जिसकी हालात, रहन सहन का तरीका बदल गया है, लेकिन उस गलियों के नाम नहीं बदल सके। नाम के साथ उन गलियों की कहानी भी आज लोगों के जुबान पर होती है। गोरखपुर में मौजूद है एक ऐसी गली जिसको आज भी शहर में 6.5 वाली गली के नाम से जाना जाता है। इस 6.5 गली में सिर्फ शहर के लोग ही नहीं रहते, आसपास के 4-5 जिलों के लोग भी इस गली को इसी नाम से जानते हैं। भैया, किसी टाइम में हमारे फादर जो है यहाँ पे 6.5 रुपये मीटर कपड़ा बेचा करते थे। लगभग 35-40 साल पुरानी बात है। उसी के वजह से जो इस गली का नाम पड़ गया 6.5 वाली गली। क्या नाम था आपके पिताजी? खलीकुर रहमान। कितने पुरानी है दुकान? लगभग दुकान तो हमारी सन 70 की है। उसके बाद में बीच में सन 2000 में 4-5 साल बंद थी, कुछ कॉन्ट्रैक्शन वगैरह, नई कॉन्ट्रैक्शन, ये नया कॉन्ट्रैक्शन है। उसकी वजह से 2003 से फिर। वहीं बरेली जिले में 3 महिलाओं ने मोबाइल की दुकान में रखे मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला डी थाने के परसदेपुर कस्बे का है। यूके बैंक के पास स्थित सत्यम मोबाइल शॉप पर 3 महिलाओं ने पहुंचकर मोबाइल दिखाने को कहा। दुकानदार सूरज कौशल मोबाइल दिखाने लगा। उसी बीच एक महिला ने मोबाइल झोले के पीछे सरकार दिया। दुकानदार मोबाइल दिखाकर वापस रखने में व्यस्त हो गया तो उसी बीच महिलाओं ने फोन चुरा लिया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है। कल 3 लेडीज आई थी एंड्रॉइड फ़ोन लेने, तो उनको फ़ोन दिखाया गया तो 3-4 फ़ोन देखी, वो फ़ोन ली नहीं, एक वीवो का फ़ोन चोरी करके लेके चली गई। कैसे चुराया उन लोगों ने? पहले फ़ोन देखी, उसके बाद झोला ऊपर रखी, झोले के पीछे फ़ोन छिपा के उसके बाद चोरी करके ले गई। तो कहीं पे सूचना दी है भैया? अभी सूचना कहीं नहीं दी है। वहीं हमीरपुर में पीडब्ल्यूडी विभाग की उदासीनता के चलते स्टेट हाईवे क्षतिग्रस्त हुआ है। जान जोखिम में डालकर लोग स्टेट हाईवे से यात्रा कर रहे हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के लोगों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। हाईवे के हालात ये हैं कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को पीछे से टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र के छतो मोड़ के पास का है, जहां बाइक सवार पप्पू 45 वर्ष तेज रफ्तार से जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार लकड़ी से लगे ट्रक ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है और
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। वहीं कानपुर देहात के दर्जनों गांव ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर विकास अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। मुख्य विकास अधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए बीते दिनों आवास योजना की जांच को लेकर सवाल खड़े किए गए थे और फिर से आवास योजना की जांच कराए जाने की मुख्य मांग मुख्य विकास अधिकारी से की गई थी। साथ ही पात्र होने के बावजूद भी बीते दिनों हुई जांच में अपात्र घोषित किए जाने का आरोप लगाया गया। ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों के साथ मिलकर सीडीओ से इस मामले की पुनः जाँच कराए जाने की मांग की। आवास संबंध में आए थे। मेरे यहाँ 4-5 वर्ष से कोई आवास नहीं मिला था। जियो टैगिंग की वजह से, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से शो नहीं कर रहे थे, तो 4-5 वर्ष से मेरे ग्राम पंचायत सट्टी में कोई आवास नहीं मिला है। जब साइट खुली उसके बाद कुछ नाम शो किए, उसकी जांच हुई। 3-4 बार कई अधिकारियों ने जांच की, उसमें पात्र पाया गया। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले ज़िले के कुछ अधिकारी और कुछ लगाए जांच की गई, उसमें कुछ गलतियां हुई। एक नाम के कई एक लोग होने की वजह से अधिकारी दूसरे घरों में पहुंचे, वहां से भी गड़बड़ी हुई। कुछ घरों में सत्यापन ही नहीं किया गया है। लोग झोपड़ी वाले भी हैं, कच्ची दीवार वाले भी हैं, उन्हें भी अपात्र कर दिया गया है। उसी की समस्या को लेकर हम सभी लोगों को, जितने पात्र लाभार्थी हैं। क्या नाम है आपका? शाइस्ता खातून। कहाँ से आई? छट्टी से। क्या समस्या है जो आज विकास भवन आई? 4-5 बार इंक्वायरी आई में हमें पात्र बताया, फिर बाद में अभी लास्ट इंक्वायरी आई थी, उसमें हम लोगों को अपात्र कर दिया। मतलब कि हम बहुत ज़्यादा लेने काबिल नहीं है, जबकि हम लेने काबिल है। कच्चा मकान है, उनकी धनिया है, बड़े परेशान है, 4-5 बच्चे हैं, छोटा सा घर है। अगर मिल जाए विकास तो हम लोग बना सकें। जब हैं लेने काबिल तो इसलिए आए हैं और हम लोगों को बता दिया कि हम लोग बहुत पैसे वाले हैं, कुछ भी नहीं है, मजदूरदार इंसान हैं, आदमी हमारे मजदूरी करते हैं। वहीं शाहजहांपुर में पत्रकार के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखे जाने के खिलाफ जिले भर में पत्रकार आक्रोशित हो उठे हैं। खिरनी बाग से पैदल चलकर एसएसपी कार्यालय तक पहुंचे पत्रकारों ने एसपी से बातचीत की और जांच कर मुकदमा खत्म करने की मांग की। वहीं एसपी ने मुकदमा खत्म करने का आश्वासन दिया। भविष्य में बिना जांच के किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा ना लिखने का भी आश्वासन दिया। क्षेत्र में हमारे खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया था, वो एकदम बिल्कुल गलत था। उसी संबंध में आज हमारे पत्रकार साथी उत्तर प्रदेश जर्नलिज्म के बैनर तले मिले और कप्तान साहब ने पूरा आश्वासन दिया कि वो पूरा मुकदमा खत्म किया जाएगा और वो गलत मुकदमा था। वो आगे से भविष्य में शाहजहांपुर में पत्रकारों के खिलाफ कोई मामला अगर आता है तो उसकी पहले जाँच की जाएगी, उसके बाद मुकदमा लिखा जाएगा। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। क्षेत्र में हमारे खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया था, वो एकदम बिल्कुल गलत था। उसी संबंध में आज हमारे पत्रकार साथी उत्तर प्रदेश जर्नलिज्म के बैनर तले मिले। वहीं दक्षिणी दिल्ली के कोटला मुबारकपुर से खबर है, जहां क्षेत्र के विधायक मदन लाल लगभग 12 साल से विधायक हैं। आर्या न्यूज की संवाददाता से बातचीत करने पहुंची तो उन्होंने क्षेत्र की समस्याएं सुने बगैर ही मिलने से इनकार कर दिया। इसलिए हम कोटला के लोगों से हमारे संवाददाता ने बात की, उनकी समस्याएं सुनी। आप भी सुनिए कोटला के लोगों की क्या कुछ समस्याएं हैं। आज मैं मौजूद हूँ कोटला के विधानसभा में और लोगों से आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस क्षेत्र में किस तरीके की समस्याएं हैं, किन समस्याओं से ये जूझ रहे हैं। मैडम, ये रोड की समस्या सबसे ज़्यादा। सर, आप इस क्षेत्र में कब से रह रहे हैं? पैदाइशी यहाँ की है। अच्छा, आपको इस क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं लग रही हैं? सबसे ज़्यादा इस रोड की समस्या है। इसे 2 रोड बंद कर दिए गए हैं, इस लोड इस पे आ गया सारा। कौन है क्षेत्र के विधायक? विधायक हैं एमएलए वो मदन लाल। तो मदन लाल जी, और मतलब यहाँ पे और भी कोई समस्याएं हैं? मदन लाल है और कौंसलर है कुसुमलता। यहाँ रेहड़ी पटरी नहीं हटाने देते, उनकी उगाई जाती है। ये रोड बिल्कुल साफ नहीं करने देते हैं। मतलब इस रोड पे क्या दिक्कत है? मतलब यहाँ पे ट्रैफिक है ज़्यादा? ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, यहाँ बच्चे निकल नहीं सकते। अभी 1 घंटे बाद देखोगे आप, बच्चे को छुट्टी हो रही है तो रोड क्रॉस नहीं होगा आप पे। मतलब यहाँ पे इतना ट्रैफिक है क्यों? कोई रीज़न? ये 3 रोड थे, अब ये अकेला रह गया है। ये सेवानगर बन रहा है इस वजह से।
सर आप बताइए जो पानी की समस्या यहाँ पे किस तरीके की है? मैडम पानी तो आता ही नहीं है जी, आता है सुबह शाम आता थोड़ा वो, तो वो भी गंदा आ रहा है पानी। मतलब क्यों गंदा पानी पड़ेगा? शुरू से ही ऐसा आ रहा है पानी गंदा? ये बीच में तो अभी 1-2 महीने से आ रहा है ज़्यादा। अच्छा, बीच में अभी आना शुरू हो गया है क्या? दिन से रात ऐसे ही पानी आ रहा है, मतलब कभी साफ वाफ? हाँ, मैंने बिल्कुल सुबह शाम गंदा पानी आ रहा है, पीने वाला पानी नहीं। और बिजली का क्या हाल है यहाँ पे? बिजली तो ठीक है। बिजली ठीक है। और जो मैंने सुना है कि इस क्षेत्र में जो है क्राइम रेट है वो बढ़ता जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि मतलब कैसे, क्यों हो रहा है ये सब? वो तो पुलिस वाला ही बताएंगे। वो तो मैडम इसके बारे में नहीं पता जी हमें। मतलब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ का कोई क्राइम रेट बढ़ रहा है क्या? चोरी चकारी यहाँ पे ज़्यादा हो रही है? ज़्यादा हो रही है चोरी चकारी। हो रही है? हाँ जी। वहाँ बांग्लादेशी रहते हैं नाले के पास झुग्गियों में, वो सारे करते हैं पूरी रात, और वो बचा रखे हैं जी इन्होंने ही। अच्छा, इस क्षेत्र में और देखा गया कि जो नशेड़ियाँ हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। वो इन्हों की देन है, आम आदमी पार्टी की। वो उनको हटाने नहीं देते, वहाँ झुग्गी पड़ी है सारी, उन्हों के ही आदमी है सारे। मतलब आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की वजह से ये सब हो रहा है? हाँ जी, बढ़ रहा है वो। अब जो काउंसलर है वो ये रेहड़ी पटरी हटने नहीं देता, और उनको पास उगाई जाती है, इसीलिए नहीं हटने देते। और भी कोई समस्या है क्या? समस्या है पार्किंग, अनऑथराइज पार्किंग घेर रखी है, वहाँ बढ़ने नहीं देते। पार्किंग में मतलब वहाँ पे क्या दिक्कत है, थोड़ा विस्तार से बताइए। विस्तार से, वहाँ 2-4 माफिया हैं, पैसे उगाते हैं, वो पहुँचाते हैं उनको। 2 जगह जल बोर्ड की है, एक नाले के ऊपर अनऑथराइज पार्किंग है, उसमें उगाई चल रही है, बदमाशी चल रही है, मतलब गुंडागर्दी है जी। काउंसलर की भी और उनकी भी, MLA की, उनके पास उगाई जाती है, इसीलिए वो एक्शन नहीं लेते। आपने सुना इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे जो पार्किंग है उसमें दिक्कत है, मतलब अवैध तरीके से पार्किंग हो रही है, और दूसरा यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो जाम इतना ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है, बार बार लग रहा है। जो बच्चे हैं वो जैसी छुट्टी होती है वो पार नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा जाम है। और उसके साथ साथ जो क्राइम रेट है वो बढ़ता जा रहा है इन इलाकों में। जो यहाँ के क्षेत्र के विधायक है वो मदन लाल जी क्या कर रहे हैं वो अपने इस क्षेत्र में, ये जानने वाली बात है। वहीं विदिशा बाल विहार के पास एक दुकान के सामने खड़े वाहन को माचिस की तीली लगाकर आग लगाते हुए एक युवक का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। 23 साल के युवक ने दुकान के सामने खड़ी कार में माचिस की तीली लगाकर आग के हवाले कर दिया। हालांकि दुकानदार का कहना है कि जिस युवक ने गाड़ी में आग लगाई है वो उसे पहचानते तक नहीं हैं। आपको बता दें कि युवक ने विदिशा में 3 से 4 गाड़ियां जलाई है। वहीं वाहन मालिक सोनू राजपूत ने बताया कि पुलिस प्रशासन में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है, अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। कल एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि बाइक बाल विहार क्षेत्र में आग लगी है, जिनमें आगजनी कायम कर ली गई है। रिपोर्ट कायम करके जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे, तथ्यों के आधार पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। कितने डिंडोरी जिले के समना विकास खंड में पंचायत छाटा के महिला सरपंच के पति सरकारी स्कूल में मास्टर का काम करते हैं। ग्राम पंचायत में सरपंची कार्य भी वही करते हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिले के पंचायत CEO से की है। ग्रामीणों की माने तो सरपंच पति स्कूल मास्टर महेंद्र गरमे उर्फ दीपक अमरपुर विकासखंड के देवरी सरकारी स्कूल में तैनात है। ग्राम विकास कार्यों में खुलेआम वो बाधा दे रहे हैं। निर्माण कार्यों के बिल वाउचर खुद देखे बिना महिला सरपंच के हस्ताक्षर नहीं करने देते हैं, जबकि महिला सरपंच पढ़ी लिखी हैं और जागरूक महिलाएं, फिर भी पति के द्वारा विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न की जा रही है। अभी आपकी शिकायत प्राप्त हुई है, पत्नी सरपंच ये है, वो शिक्षक हैं, पति पत्नी क्या काम करते हैं उनका देखूंगा। अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो मैं शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई करूंगा। अगर स्कूल जाते होंगे, बाकी क्या काम करते हैं जांच का विषय है। महिला शिकायत करें, उनकी पत्नी भी करें कि हमको काम में हस्तक्षेप करते हैं, तो जिला पंचायत से धारा 40 में कार्रवाई होगी। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में बेरोजगार युवा और DA और B.Ed जैसी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। प्रतिभागियों ने प्राथमिक शिक्षा वर्ग 3 की भर्ती को
लेकर आक्रोश जताया। उनका कहना है कि 12 सालों में सिर्फ शिवराज सरकार की तरफ से 23,000 भर्तियां निकाली गई हैं, जबकि ये पद 2021 में बैकलॉग थे। वहीं करीब 2 लाख परीक्षार्थी क्वालिफाइंग स्टूडेंट हैं। ऐसे में युवा बेरोजगारों के साथ प्रदेश की बीजेपी सरकार उनकी उम्मीदों पर कुठाराघात कर रही है। युवाओं ने चेतावनी दी कि यदि शिवराज सरकार ने प्राथमिक शिक्षा वर्ग 3 के लिए 51,000 पदों को नहीं भरा तो आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की बीजेपी सरकार सड़कों पर उतरेगी। आज ही इन्होंने जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2020 उसके संबंध में ज्ञापन दिया है। उनका कहना है कि जो पूर्व 2020 में जो पूर्व दिए गए तो उसके अतिरिक्त शेष पदों पर रोस्टर जारी करके 51,000 पदों को पूरा किया जाता है ना। दूसरी इनकी मांग है कि प्राथमिक शिक्षकों के पदों को प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2020 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से भरा जाए। और तीसरी इनकी मांग है जो फर्जी विकलांग पत्र बना लिए उनकी उम्मीदवारी नष्ट कर जो वास्तव में दिव्यांग। रेवाड़ी में बीजेपी के पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राव इंद्रजीत सिंह ने अपने बयान में कहा है कि नूंह की घटना में धार्मिक संगठनों के पास भी हथियार थे। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का दिमाग खिसक गया है। पार्टी को उनके दिमाग का इलाज कराना चाहिए, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि आज़ादी के समय और पुराने समय में हमारे मुसलमान भाइयों ने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया। राष्ट्र को राष्ट्र के तौर पर मानते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदला है आज सारी परिस्थितियां आमूल चूल बदल गई हैं। इस कलयुग में ऐसा लगा है जैसे सारा विश्व, भारत ही नहीं सारा विश्व आग के ढेर पे बैठा है। और ये समय का परिवर्तन है जब जो स्वतंत्रता की आज़ादी में बलिदान देने वाले लोग थे, आज वो इस आज़ादी को नष्ट करने के लिए, देश को कमज़ोर करने के लिए ऐसी घटनाएं करते हैं। आपने देखा होगा मेवात में कमाल की बात यह होगी, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। और उस समय लगे जब गाड़ियां फूकी जा रही थी, बंदूकें चलाई जा रही थी, लोगों को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, डराया जा रहा था और 6-6, 7-7 हत्याएं हो गई। इसमें कोई शक नहीं।